अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक और बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत पसंद आई। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ जा रहा था। आज फिर मेरी बस निकल गई थी। सुबह के 5:15 हुए थे। एकदम मुझको बहुत तेज ठोकर लगी। वो शायद कोई पत्थर था। मेरे पाँव से वो दूर जा पड़ा था। मैंने झुककर अपने पाँव पर हाथ लगाया। मेरा हाथ सुर्ख रंग से भर गया। मैंने एकदम सोचा, यार सुबह सुबह क्या मुसीबत है, चोट भी लग गई, गाड़ी भी निकल गई। अब अगर लेट हो गया तो कंपनी वाले गेट रिटर्न कर देंगे। मैं इस वक्त पार्क के पिछले वाले रोड पर खड़ा था, जो सुबह के इस वक्त थोड़ा सुनसान होता था, लेकिन यहाँ से रिक्शे जल्दी मिल जाते थे। मैं वहाँ पार्क के फुटपाथ पर बैठकर अपने पाँव का जायज़ा लेने लगा। मेरा पूरा पाँव खून में भीगा हुआ था। मैं हैरान हुआ कि इतनी ज़्यादा चोट लग गई है। मैंने पाँव को उलट पुलट करके देखा तो मुझे कोई ऐसा निशान नज़र नहीं आया। खून बिल्कुल ताज़ा था। एकदम मेरी नज़र उस तरफ उठी जहाँ पर मुझे ठोकर लगी थी, और कोई पत्थर मेरे पाँव की ठोकर से दूर जा पड़ा था। जैसे ही मैंने इस पत्थर को देखा, मेरे मुँह से चीख निकल गई, क्योंकि वो कोई पत्थर नहीं था बल्कि कटा हुआ इंसानी सर था। मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली। अभी अंधेरा भी काफ़ी था। सड़क पर कोई और भी नहीं था। मालूम नहीं मैं इतना खौफज़दा क्यों हो गया था। पहले मैंने इस सर के करीब जाने का सोचा, और फिर पुलिस का सोचकर मैंने बेहिस्सी ओढ़ी और वहाँ से भागता हुआ दूर निकल गया। मैं तकरीबन 10 मिनट तक भागता रहा। ये बहुत बड़ा पार्क था। यहाँ पर पार्क की दीवार ख़त्म हो रही थी। मैंने रुककर अपनी सांस बहाल करने की कोशिश की। सुबह की ठंड मेरी हड्डियों को चीर रही थी। हल्की हल्की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। अचानक मुझे अपने पीछे से रिक्शे की आवाज़ सुनाई थी। मैंने फ़ौरन सड़क के बिल्कुल किनारे पर चढ़कर रिक्शे वाले को रुकने का इशारा किया। मैं जल्द अज जल्द इस जगह से दूर जाना चाहता था। रिक्शा मेरे करीब से फर्राटे भरता हुआ गुजर गया। मैं इसके पीछे तेजी से भागा, इसे रोकते हुए आवाज़ देता हुआ आगे निकल गया। काफ़ी दूर जाकर रिक्शा रुका और फिर रिवर्स में चलता हुआ पीछे की तरफ आने लगा। जैसे ही मेरे करीब रुका, मैं बिना देखे इसमें सवार हो गया। काफ़ी दूर जाकर इस रिक्शे ने पूछा, कहाँ जाना है? मैं जो खुद को ठंड से बचाने के लिए अपनी हुडी में हाथ छुपाकर बैठा था, मैंने जल्दी से जवाब दिया, भाई गोदाम वाली साइड पर पहले चौक पर उतार देना। अचानक मेरी नज़र रिक्शा ड्राइवर पर पड़ी और मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर तो कोई सर कटा बैठा था। अगले रोज फिर पार्क की पिछली सड़क पर कूड़ा चुनने वाले बच्चों को एक कटा हुआ इंसानी सर मिला, और वो खौफ से भागते लोगों को जमा करने लगे। ये मुसलसल 7 हफ्तों से होता आ रहा था। हर मंगल को वहां एक कटा हुआ सर मिलता। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर मुबश्शिर ने परेशानी से पार्क की तरफ देखा और फिर इस कटे हुए सर की तरफ। हमेशा की तरह इसकी भी आंखें गायब थी। ईदी के रजाकार कटे हुए सर को लेकर जा चुके थे। 7 हफ्तों में 7 सर मिल चुके थे। इंस्पेक्टर मुबश्शिर को आला हुकाम की तरफ पैगामात मिल रहे थे कि अगर इस सिलसिले की रोकथाम ना हुई तो इसे मुअत्तल कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर मुबश्शिर अपना सर पकड़े बैठा था। इस बार भी सीसीटीवी कैमरा में एक रिक्शा नजर आया। किसी ने वो सर फुटबॉल की तरह बाहर फेंका, और जैसे ही रिक्शा वहां से चल पड़ा, एकदम से कैमरों ने काम करना बंद कर दिया। पूरे 10 मिनट के बाद कैमरे दोबारा से ऑन हो चुके थे। मुबश्शिर और इसकी पूरी टीम पिछले 7 हफ्तों से इसी सूरत हाल का सामना कर रही थी। आखिर वो नीला रिक्शा कहाँ से आता था और कहाँ चला जाता था, ये कोई नहीं जानता था। पिछले कई रोज से मुबश्शिर ने नाकाबंदी कर रखी थी। तेजी के साथ उस नीले रिक्शे की तलाश जारी थी, मगर जैसा रिक्शा वीडियो में नजर आता था, ऐसा कोई भी रिक्शा अब तक नहीं मिल सका था। डीएसपी साहब खुद केस को मॉनिटर कर रहे थे। नए कैमरे लगाए जा चुके थे। इन्हें हर हाल में मंगल को पेश आने वाला हादसा रोकना था। पीर की रात को ही मुबश्शिर अपनी 4 पुलिस मोबाइल लेकर निकल खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर मुबश्शिर की सारी रात आंखों में कटी थी।
वैसे ही पुलिस बदनाम है कि वो आवाम की हिफाजत नहीं कर सकती। इसने सिगरेट सुलगाए हुए दिल ही दिल में सोचा, इसके जवान जो सारी रात से पार्क के गिर्द नाका लगाए खड़े थे, क्या वो अपने लिए खड़े हैं? सुबह के 5 बज रहे थे और आज सर्दी की शिद्दत काफी कम थी और धुंध भी नहीं थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने चारों मोबाइल से राब्ता कर रहा था। कंट्रोल रूम से भी अब तक सब ठीक है का सिग्नल मिल चुका था। किसी भी कैमरे पर कोई रिक्शा या गाड़ी अब तक नजर नहीं आई। वो जानता था कि इसकी टीम भी सख्त तनाव में है और खौफजदा भी है, क्योंकि इन सबको लगता था कि ये कोई पुरस्रार मामला है। लेकिन मुबशिर का ख्याल था कि ये सीरियल किलिंग जैसा कोई मसला है या फिर कोई इंतकामी कार्रवाई है जिसे जानबूझकर पुरस्रारियत का रंग दिया जा रहा है। मुबशिर ने बारी बारी चारों टीम से राब्ता किया तो टीम का कोई जवाब मौसूल नहीं। इंस्पेक्टर मुबशिर बार बार वायरलेस पर पुकारने लगा, टीम, इंस्पेक्टर मुबशिर कॉलिंग, क्या तुम्हारी तरफ सब ठीक है? और वायरलेस पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। मुबशिर ने घड़ी में वक्त देखा, 5:16 हो चुके थे। इसने टीम 2 और 3 को नजर रखने का कहा और खुद तेजी से टीम 4 की तरफ रवाना हुआ। पुलिस मोबाइल खाली थी, इसके तीनों जवान गायब थे। वायरलेस हवा में झूल रही थी। पिछले 7 साल के अरसे में वो कभी नहीं घबराया था, लेकिन आज शदीद सर्दी में भी इसके माथे से पसीना बह निकला था। इसने कंट्रोल रूम से फौरन राब्ता किया। कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर मुबशिर कॉलिंग, टीम 4 की लोकेशन चेक करो, यहाँ पर क्या हुआ है कुछ देर पहले। कंट्रोल रूम में मौजूद हेड कांस्टेबल जफर ने घबराए हुए लहजे में कहा, सर, यहाँ अचानक नीला रिक्शा नमूदार हुआ। जैसे ही पुलिस मोबाइल के करीब पहुंचा, कैमरे ने काम करना छोड़ दिया। सर, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, कैमरा अभी तक बंद है। टीम 4 की खाली मोबाइल इंस्पेक्टर मुबशिर का मुंह चढ़ा रही थी और पुरस्रार नीला रक्षा और कटे हुए सर एक अजीब पहेली बनते जा रहे थे। इसके 3 जवान मिसिंग थे। इसके दिल में रह रह कर ख्याल सर उठ रहा था, कहीं वो अपने तीनों काबिल जवानों को खो तो नहीं चुका। टीम 3 और 2 भी वहां पहुंच चुकी थी। सबके चेहरों पर हवाएं उड़ रही थी। वैसे तो मंगल के रोज सिर्फ एक सर मिलता था, लेकिन आज 3 जवानों का एक साथ गुम हो जाना निहायत ही पुरस्रार और नाकाबिले यकीन था। सुबह सवेरे ही इनके महकमे में हलचल मच चुकी थी। डीएसपी साहब जो इन्हें कहकर गए थे कि हर सूरत हाल से इन्हें लम्हा ब लम्हा आगाह रखा जाए, इनको भी इत्तला मिल चुकी थी कि आज फिर से पुरस्रार रिक्शा नमूदार हुआ था और पुलिस मोबाइल में मौजूद तीनों नौजवान लापता थे। थोड़ी ही देर में वक़ूए पर पूरा थाना और डीएसपी साहब खुद मौजूद थे। पुलिस के जवान चारों तरफ फैलकर तलाश कर रहे थे कि इन्हें अगर अपने साथियों का कोई सुराग ना मिले तो कम से कम कोई ऐसा निशान ही मिल जाए जिससे ये मालूम हो जाए कि वो किस सिमत में ले जाए गए थे। डीएसपी साहब अब मामले को मुबशिर और इसकी टीम की लापरवाही नहीं कह सकते थे, क्योंकि सारी रात चारों कैमरे बराबर काम कर रहे थे। लेकिन सुबह को मखसूस वक्त में एक कैमरे का खुद ब खुद बंद हो जाना और जवानों का गायब हो जाना चीख चीख कर कह रहा था कि मामला कोई और है। इन तीनों जवानों के पास मोबाइल फोन भी थे। सबकी लोकेशन चेक की गई तो वो वहीं पर गायब हो रही थी जहां पर मोबाइल खड़ी थी। डीएसपी साहब ने उलझी हुई नजरों से मुबशिर की तरफ देखा। अचानक मुबशिर की नजर पार्क में मौजूद झूलों की तरफ पड़ी और इसे लगा कि वहां पर कोई है। इसने तेजी से जवानों को इशारा किया और पार्क की आहनी दीवार कूदकर तेजी से झूले की तरफ भागा। सब इंस्पेक्टर हारिस, एएसआई जमशेद और कांस्टेबल वहीद झूले में बैठे हुए थे। इन सब की नजरें ऊपर को उठी हुई थी। मुबशिर ने धड़कते हुए दिल के साथ इन तीनों की गर्दन पर हाथ रखकर हरारत महसूस करने की कोशिश की। इसने सदके दिल से दुआ की थी कि ये तीनों मासूम नौजवान खैरियत से हो। इसे जैसे ही जिंदगी की रमक महसूस हुई तो वो फौरन इन्हें लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे, क्योंकि एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया जा सकता था। जैसे ही पार्क से पुलिस टीम निकली, दरख्त के पीछे छुपा हुआ वो सरकटा इंसान बाहर निकला और अपने हाथ में मौजूद सर इसने पार्क की पिछली साइड पर फेंक दिया। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदों ने खौफ से शोर मचा दिया।
हॉस्पिटल में अजीब सी अफरा तफरी मची हुई थी। तीनों पुलिस के नौजवान बिना किसी जख्म के, बिना किसी निशान के पाए गए थे। वो लोग सिर्फ बेहोश थे, मगर इनकी हालत ऐसी थी जैसे वो कोमा में हो। इनमें से किसी एक को भी होश आ जाता तो मालूम हो जाता आखिर इस रिक्शे में कौन आता है और वो कटे हुए सर कहाँ से आते हैं, और अब तक इन सरों के बिना इनकी लाशें कहाँ हैं। मुबश्शिर ने डॉक्टर से पूछा कि इसकी टीम के लड़कों को कब तक होश आ सकता है। डॉक्टर ने कहा फिलहाल वो कुछ नहीं कह सकते। जिस इलाके में ये पार्क बना था वहाँ शदीद खौफ व वहशत का माहौल बन चुका था। अभी ने हॉस्पिटल में ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि पीछे से वही मनहूस इत्तला मिल गई। एक और सर कचरे पर से मिला। इस बार कैमरे में रिक्शे से फेंकने के बजाय ये सीन रिकॉर्ड हुआ कि कटा हुआ सर किसी ने पार्क के अंदर से बाहर की तरफ फेंका था। मुबश्शिर ने इन तीनों जवानों की सख्त सिक्योरिटी का हुक्म दिया। वो डीएसपी साहब के साथ इनके ऑफिस पहुंचा और इनके साथ डिस्कशन की। उन्होंने मुबश्शिर से कहा कि वो जल्द अज जल्द इस राज पर से पर्दा हटाने की कोशिश करे कि आखिर क्या बचा है। इधर ही ज़्यादा अमवात का एक ही तरीके से बार बार होना। पार्क तो पहले हफ्ते से ही सील कर दिया गया था। गार्डों से भी सख्ती से पूछताछ की गई थी, मगर ये खौफनाक सिलसिला जारी सारी था। मुबश्शिर फौरन वहां दोबारा हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर से मुलाकात की तो इसने बताया कि सभी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, ना कोई अंदरूनी चोट है ना कोई बैरूनी। मुबश्शिर हॉस्पिटल से निकला तो इसने एक अजीबो गरीब हुलिये के बूढ़े इंसान को खिड़की में से झांकते हुए देखा। वो इस वार्ड में झांकने की कोशिश कर रहा था जिसमें इसके जवानों को रखा गया था। इसके पास से गुजरते हुए मुबश्शिर को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो काफ़ी दूर जाकर जैसे ही तेज तेज कदमों से चलता हुआ इस बूढ़े की तरफ बढ़ा तो अचानक इन दोनों की नज़रें आपस में टकरा गई। वो बूढ़ा मुबश्शिर को देखते ही खौफज़दा होकर तेज तेज कदमों से चलता हुआ बाहर की तरफ निकलने लगा और मुबश्शिर तकरीबन भागते हुए इसके पीछे चल पड़ा। हॉस्पिटल की राहदारी में पहुंचकर मुबश्शिर हैरत से चारों तरफ देख रहा था, क्योंकि वहां पर तो बूढ़े का नामो निशान ही नहीं था। इसने गुस्से से दीवार में मुक्का दे मारा। आखिर क्या है जो मुझे मालूम नहीं हो रहा। वो वापस पलट ही रहा था कि इसने देखा कि कोई शख्स सीढ़ियों में बैठा जोर जोर से सांस ले रहा था। मुबश्शिर ने गहरी सांस ली और भारी कदमों से आवाज़ पैदा करते हुए पीछे मुड़ा और वार्ड की तरफ चल पड़ा। इसका पूरा ध्यान सीढ़ियों में बैठे हुए इस शख्स पर था जो इससे छुपकर वहां बैठा हुआ था। मुबश्शिर चलता चलता एक कमरे के अंदर दाखिल हुआ और फुर्ती से दरवाजे के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। इसकी अकाबी नजरें सीढ़ियों की तरफ ही लगी हुई थी। जैसे ही वो शख्स सीढ़ियों से उठकर तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मुबश्शिर ने कोई आवाज़ पैदा किए बिना एक पल में जाकर इसे पीछे से दबोच लिया। वो निहायत ही बुरा शख्स था। इसके मुंह से डर के मारे अजीबो गरीब चीखें निकल रही थी और साथ ही इसे खांसी का दौरा भी पड़ गया। मुबश्शिर इसे तकरीबन उठाए उठाए ही राहदारी में पड़ी हुई बेंच पर ले जाकर बिठा चुका था। इसने बहुत ही पुराना फटा हुआ कंबल अपने सर से हटाया तो मुबश्शिर हैरान रह गया। वो इस शख्स को कैसे भूल सकता था। इसका सारा बचपन तो उससे रंग बिरंगे खिलौने खरीदते गुजरा था। वो चाचा सदीक था। किसी जमाने में वो इसी पार्क के बाहर ठेला लगाता था जिस पर हर तरह के खिलौने होते थे। इसने हैरत से कहा, चाचा सदीक, ये तुम ही हो ना? इसने कांपते हुए लहजे में कहा, हाँ गुड्डू बेटा, ये मैं ही हूँ। मुझे जब पता लगा कि इसने आज किसी पुलिस वाले पर हमला किया तो मैं डर गया था। मैंने कई बार तुम्हें इस इलाके से गुजरते देखा था। मैं समझा शायद तुम भी हॉस्पिटल में हो। मुबश्शिर इसकी बेरब्त बातों को समझ नहीं पा रहा था। कुछ सोचते हुए इसने सदीक का हाथ पकड़ा और इसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। वो इसे लेकर सीधा चाय की होटल पर पहुंचा। इसने चचा सदीक से कहा कि चचा, मैं जानता हूं कि तुम इस बारे में कुछ जानते हो, वरना तुम यूं छुपकर हॉस्पिटल ना पहुंचते। देखो, अगर तुम हमारी मदद करो तो हो सकता है कि कोई बेगुनाह इस भयानक मौत से बच जाए। चचा सदीकी सुनकर अपने बिना दांतों के मुंह से हंसने लगा। मुबश्शिर को इसे देखकर झुरझुरी सी आई। मुबश्शिर ने इस बार कुछ सख्ती से कहा, चचा, तुम जानते हो आज मिलने वाला सर 8वां सर था। ये ना हो कि मजबूरन मुझे तुम्हें भी पुलिस का मेहमान बनाना पड़े। हैरत अंगेज तौर पर चचा सदीक इसकी ये बात सुनकर अपनी झुरी बुरी आंखों से मुबश्शिर को घूरने लगा और कहने लगा,
اس کے علاوہ تم پولیس والوں کو اور آتا ہی کیا ہے؟ اگر تم لوگ اس کے ساتھ یہ سب نہ کرتے تو آج یہ سب بھی نہ ہو رہا ہوتا۔ مبشر نے غصے سے ٹیبل میں مکہ مارا اور کہنے لگا، کون ہے وہ اور یہ سب کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے مجرموں کو خود کڑی سے کڑی سزا سناؤں گا۔ چچا صدیق کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولنا شروع ہوا۔ ہارون نام تھا اس کا، ایک ٹوٹا پھوٹا رکشہ چلاتا تھا۔ وہ، اس کی بیوی، بیٹی اور چھوٹی بہن سکون سے اپنے چھوٹے سے گھر میں رہ رہے تھے۔ ایک روز اس کی بیٹی گھر نہیں پہنچی۔ اس نے ہر جگہ تلاش کیا، وہ پولیس کے پاس بھی گیا، مگر اس کی بات سنے بنا اسے واپس بھیج دیا گیا۔ پاگلوں کی طرح مارا مارا اپنی بیٹی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس کے دوست بھی ہم لوگوں جیسے غریب ہی تھے۔ ہم لوگوں نے بھی اپنے طور پر بہت کوشش کی۔ ایک روز اسی پارک کے پچھلے دروازے کے قریب پڑے ہوئے کچرے کے ڈھیر سے ہی اس کی بیٹی کی گردن کٹی ہوئی لاش ملی۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ موت سے پہلے اس کے ساتھ درندگی ڈھائی گئی۔ چچا صدیق سانس لینے کو رکا۔ اس کی بیٹی صرف 14 سال کی تھی، شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوئی تھی اور دوبارہ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی کے موت کے بعد بھی اس نے پولیس تھانوں کے بہت چکر لگائے، لیکن اسے غریب انسان سمجھ کر کسی نے بھی معصوم کے قاتلوں کو پکڑنے کی کوشش نہ کی۔ سب سے بھیانک بات یہ تھی کہ اس کی بچی کا صرف دھڑ ہی ملا تھا، سر نہیں۔ مبشر کو یہ سن کر ایک دم سے شدید گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس باپ کا کیا حال ہوگا جس سے اس کی بچی کی لاش بھی پوری نہیں ملی۔ چچا صدیق پھر سے بولا۔ اس صدمے سے اس کی گھر والی بیمار ہو گئی اور وہ پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی اور جا کر اسی پارک کے گیٹ پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ ہر بچی میں اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر یہ دنیا والے اتنے ظالم ہیں کہ اس پاگل کو بھی نہیں بخشا۔ ہارون غم سے نہیں ڈالتا، مگر اپنا اور اپنی بہن اور بیوی کا پیٹ بھرنے کے لیے رکشہ چلانا ہی پڑتا تھا۔ اس کی بہن جوان تھی، شادی کے قابل بھی تھی۔ ہارون نے سختی سے اسے منع کر دیا تھا کہ چاہے اس کی بھابھی گھر سے نکل جائے لیکن وہ کبھی اس کے پیچھے جانے کی غلطی نہ کرے۔ وہ دن بھر تو پارک کے سامنے ہوتی اور شام ہوتے ہی ادھر ادھر چلی جاتی تھی۔ کسی ظالم نے اسے اس کی بیٹی سے ملوانے کے بہانے پکڑ کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ہارون اسے گھر میں باندھ کر رکھنے کی بہت کوشش کرتا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ کر کے وہاں سے بھاگ نکلتی تھی۔ پھر جب ہارون کو پتہ چلا کہ اس کی پاگل بیوی حاملہ ہو چکی ہے تو وہ دھاڑے مار مار کر رویا، مگر صبر کر لیا۔ دنیا والوں نے اس پر جب بھی رحم نہیں کیا۔ ایک روز وہ اسی حالت میں کچرے پر پڑی ہوئی ملی۔ اس کی موت کی وجہ بھی یہی زیادتی تھی۔ جب اس نے اپنی پاگل بیوی کا جنازہ اٹھایا تو وہ بالکل پتھر ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنی جوان بہن کو گھر میں بند کر کے رکھتا تھا، باہر سے تالا لگا کر خود کام پر چلا جایا کرتا تھا۔ اس کے محلے کے چند نوجوانوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ایک روز پھر سے اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا۔ سونیا نام تھا اس کی بہن کا۔ اسے ڈرایا دھمکایا گیا کہ اگر اس نے اپنے بھائی کو کچھ بتایا تو وہ اس کے بھائی کو جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ چپ چاپ رہ کر ظلم برداشت کرتی رہی۔ دوستوں نے اپنے دوستوں کو بتایا اور یوں درندے بڑھتے رہے۔ انہی لڑکوں میں سے ایک لڑکا امام مسجد کا بیٹا بھی تھا۔ ایک روز اچانک طبیعت خراب ہونے پر ہارون جلدی گھر لوٹ آیا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے ان لڑکوں کو مارنا شروع کیا۔ باقی لڑکے تو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن امام مسجد کا لڑکا اس کے ہاتھ لگ گیا۔ بڑی مشکل سے اسے چھڑوایا گیا۔ امام مسجد نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ مبشر منہ کھولے یہ ساری کہانی سن رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی پرانی فلم دیکھ رہا ہو، ایک ہی انسان کے ساتھ بار بار اتنی زیادتی۔ صدیق سانس لینے کو رکا اور کہنے لگا، جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ ایک روز اس کے گھر کے سامنے سے جلے ہوئے کچھ کاغذ ملے۔ مولوی کے بیٹے نے اہل علاقہ کے سامنے قسم اٹھا کر کہا کہ اس نے خود دیکھا ہے ہارون نے کوئی کالا علم کرنے کے بعد مقدس کتاب کے ورق پھاڑ کر جلا دیے اور باہر پھینک دیے۔ امام مسجد نے لوگوں کو بھڑکایا، اس کے گھر پر حملہ کیا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ وہ بیوی کے مرنے کے بعد اپنی بہن کے ساتھ ہی غیر اخلاقی حرکتیں کرتا ہوا پایا گیا تھا۔ مار پیٹنے کے بعد پہلے اس کو قتل کیا گیا اور اس کا سر اور دھڑ الگ الگ تھے، پھر اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔
यहाँ तक कहते कहते बूढ़ा सदीक हिचकियों के साथ रोने लगा। इसकी बहन रोते हुए हर एक के कदमों में गिरकर कहती रही कि इसके भाई की लाश को ना जलाया जाए, लेकिन वो इस मोहल्ले के वाहिद गैर मुस्लिम थे। किसी को भी रहम नहीं आया। मैं और इसके चंद साथी भी ये सब देखकर खामोश ही रहे। बाद में हमने इसकी बची कुची लाश को उठाकर जंगल के बीचों बीच एक गुमनाम कब्र में दफन कर दिया था। अब न जाने क्या हुआ है, 12 साल बाद इन सब से अपना इंतकाम लेने के लिए लौट आया है। मुबशिर को कभी किसी गैर मरई मखलूक पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त पसीने की एक धार उसकी कनपटी से निकलकर इसके कॉलर तक जा रही थी। चचा सदीक इसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, गुड्डू, जब तक वो सबको ख़त्म नहीं करेगा चैन से नहीं बैठेगा। इसको हजूम ने ख़त्म किया था और अब वो भी ऐसा ही करेगा, और चुन चुन कर सिर्फ इन्हीं लोगों को मार रहा है जो उस वक्त जुल्म में शामिल थे। चचा उठकर अपनी लाठी का सहारा लेकर एक तरफ चल पड़े। मुबशिर जैसे नींद से चौंका और आवाज़ देकर कहने लगा, चचा, इसकी बहन सोनिया का क्या हुआ था? चचा रुककर मुड़ा और कहने लगा, इसे ज़बरदस्ती मुसलमान कर कर मौलवी ने निकाह कर लिया था। कुछ अरसे बाद पता लगा कि वो भाग गई है। मुबशिर बैठा सोच ही रहा था कि इस सिलसिले को कौन रोक सकता है। अचानक इसकी नज़रों को धोखा हुआ। इसने देखा कि चचा सदीक जैसे ही सड़क पर पहुंचा, कहीं से नीला रिक्शा इसके बराबर रुका और चचा इसमें बैठकर चला गया। मुबशिर अपने नौजवानों के साथ इस पार्क के अंदर खड़ा था। इस पार्क में सिवाय झूलों और फूड स्टॉल्स के अलावा इसे अब तक कुछ नजर नहीं आया था। वो लोग पिछले आधे घंटे से कोई सुराग तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे इन्हें अंदाजा हो सकता कि वो कटा हुआ सर फेंकने वाला इंसान कौन था। वो लोग बुरी तरह से फंस कर रह चुके थे। वो इस केस को दाखिल दफ्तर भी नहीं कर सकते थे और ना ही कोई सबूत इनकी नज़र के सामने आ रहा था। मुबशिर ने अभी तक अपना चचा सदीक से मिलना किसी को भी नहीं बताया था। इसे लग रहा था शायद इसे वहम हुआ हो। अचानक इसकी नज़र एक पुराने दरख्त की तरफ उठी। इसे लगा शायद वहाँ कुछ है। इसके सारे जवान उस वक्त मुख्तलिफ सिमतों में फैलकर पार्क का चप्पा चप्पा छान रहे थे। वो अकेला ही दौड़ता हुआ इस दरख्त की तरफ गया और दरख्त का ये तना कुछ अजीब सा था, जैसे किसी ने ख़ास तौर पर कोई चीज़ टांगने के लिए बनाया गया हो। दरख्त की एक शाख को चीर कर इसमें जगह बनाई गई थी। मुबशिर का दिल इसकी कनपटियों के अंदर धड़क रहा था। वो किसी शख्स की जैकेट थी। मुबशिर जैसे ही दरख्त के पीछे से सामने की तरफ से पहुंचा, इसे लगा जैसे इसका दिल धड़कना भूल चुका हो, क्योंकि सामने दरख्त पर कोई बिना सर का इंसानी वजूद लटक रहा था, जैसे किसी जानवर को ज़िबा करने के बाद लटकाया जाता है। दरख्त के नीचे जैसे एक छोटा तालाब बना हुआ था, जो इस इंसानी जिस्म के खून से भरा हुआ था। मुबशिर ने अपनी ज़िंदगी में इतना हैबतनाक मंजर कभी नहीं देखा था। इसे लगा जैसे वो किसी हॉरर फिल्म के अंदर पहुंच गया है। अचानक ही दरख्त पर से किसी परिंदे के उड़ने की जोरदार आवाज़ आई। मुबशिर को लगा जैसे इसकी आंतें उलट कर हलक में आ गई हैं। इसे बहुत शदीद चक्कर आया। वो चकराकर गिरने ही वाला था कि इसकी नज़र इस बेंच पर पड़ी, जहाँ से इसने हारिस और बाकी 2 साथियों को उठाया था। ये दरख्त बिल्कुल इसी बेंच के सामने था। मतलब कि यहाँ जो वाक़या हुआ था वो तीनों इसे अपनी आंखों से देख चुके थे। बेहोश होने से पहले इसे लगा जैसे दरख्त के पीछे कोई खड़ा हुआ इसे झांक कर देख रहा है। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इस इंसानी वजूद के कंधों पर इसका सर नहीं था, बल्कि इसने अपना सर अपने ही हाथ में पकड़ा हुआ था। जैसे ही इसकी टीम को ये मालूम हुआ कि इंस्पेक्टर मुबशिर पूरे पार्क में नहीं है, तो वो इससे ज़ोर ज़ोर से पुकारते हुए इसको ढूंढने निकले। और ठीक इसी जगह से मुबशिर ज़मीन पर गिरा हुआ मिला, जहाँ से कुछ फासले पर इनके तीनों जवान बेहोशी की हालत में मिले थे। सब इंस्पेक्टर करमदाद, जो पिछले 22 साल से इस इलाके में मौजूद था, इसने जैसे ही दरख्त से लटकी हुई इस इंसानी लाश को देखा, इसकी नज़र के सामने 12 साल पहले होने वाला हादसा याद आ गया, जब एक मजलूम लड़की थाने में पहुंची थी और अपने भाई के कत्ल की FIR दर्ज करवाने, जिसका कत्ल एक हजूम ने किया था। इसके ऊपर मुकद्दस और आग की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाकर उस वक्त सब इंस्पेक्टर करमदाद सिर्फ सिपाही था। इलाके के तमाम मोअज़्ज़िज़ीन मिलकर इन गैर मुस्लिम बहन भाइयों के खिलाफ हो चुके थे। वो गरीब शख्स सिर्फ रिक्शा ड्राइवर था,
جس کا قتل پیش امام اور اس کے بیٹے کی شرانگیز تقاریر اور اکسانے پر ہوا تھا، وہ ماضی سے حال میں لوٹا۔ اس نے فوراً مبشر کو ہاسپٹل منتقل کروایا اور پھر اپنی ٹیم کے جوانوں کی مدد سے بہت ہی مشکل سے اس جسم کو درخت سے اتارا تھا۔ کرم داد خود حیران تھا کہ اسے اس سب سے پہلے برسوں پرانا وہ کیس کیوں یاد نہیں آیا۔ اسے انسپکٹر مبشر کے لیے بہت فکر ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے مبشر اپنے ہوش ہی گوا بیٹھے، کیونکہ اس کی نظر میں یہ پڑھے لکھے نوجوان پولیس کی نوکری کے قابل ہی نہیں ہے۔ انسپکٹر مبشر بے ہوش ہو چکا تھا، تو اب اس ٹیم کو فالو کرنے کے لیے سب انسپکٹر کرم داد کی ہدایت ہی چاہیے تھی۔ اس نے وقوعے کا پنچ نامہ تیار کروایا۔ ارد گرد تلاش کرنے پر اسے کچھ نہیں ملا سوائے ایک تیز دھار آلے کے۔ اس نے اس حصے کو سفید چاک ڈلوا کر نشاندہی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اگر ڈی ایس پی صاحب بھی وقوعے پر آئے تو کم سے کم اس کی کارکردگی پر کوئی سوال نہ اٹھائے، کیونکہ جب سے اس تھانے میں انسپکٹر مبشر آیا تھا، تمام حکام بالا کو سب انسپکٹر کرم داد سے بہت ساری شکایتیں پیدا ہو گئی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ تفتیش کے پرانے طریقے پر عمل کر کے اب مجرموں تک نہیں پہنچ پاتا، جبکہ سب انسپکٹر مبشر اس سے زیادہ پڑھا لکھا اور قابل ہے، اس لیے ہر کیس کو وہ فوری حل کر لیتا ہے۔ کرم داد نے گہری سانس لے کر جیب سے سگریٹ نکالا اور سلگا کر کچھ دیر وہاں کھڑا یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ اس لڑکی کا نام کیا تھا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ جاتے جاتے پولیس والوں کو بددعائیں دے کر گئی تھی کہ جیسے آج اس کی داد رسی نہیں کی گئی، ایسے ہی وہ لوگ ایک روز خود بھی بے بس ہوں گے۔ کرم داد کو اس وقت بھی اس لڑکی کے لیے بہت افسوس ہوا تھا، اور آج بھی جب اسے محسوس ہوا کہ یہ شاید اسی پرانے کیس کی ایک کڑی ہے۔ اب پھر اس کا دل بوچھل ہو گیا تھا۔ کرم داد جیسے ہی واپس پلٹنے لگا، اس کے پیروں کے نیچے کوئی چیز چرمرائی۔ وہ چاندی کی ایک بہت پرانی چوڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ہاتھ لگاتا، ایک دم اسے محسوس ہوا شاید وہ اس چوڑی کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور احتیاط سے چوڑی کو اٹھا کر پلاسٹک کے شاپر میں محفوظ کر لیا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، مطلب اس پراسرار کیس میں صرف سرکٹا انسان ہی ملوث نہیں تھا، بلکہ کوئی عورت بھی شامل تھی۔ اس نے چوڑی کے ملنے کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ڈی ایس پی صاحب کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ سب انسپکٹر مبشر جائے وقوع پر پہنچ کر بے ہوش ہو گیا ہے، تو وہ بھی حیران ہوئے اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ انہیں بھی احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ صرف ٹارگٹ کلنگ اور سیریل کلنگ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی پراسرار قوت بھی کام کر رہی ہے۔ رہی صحیح کسر اخبارات نے پوری کر دی، جو بار بار ایسی سرخیاں لگا رہے تھے کہ عوام الناس میں شدید خوف پھیل چکا تھا۔ انہوں نے اپنے سامنے پڑے ہوئے شام کے اخبار پر نظر ڈالی اور اپنے سینئر سے رابطہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ شہر کے مشہور پارک کے ارد گرد ملنے والی لاشوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ خبر ہے کہ کوئی سرکٹا انسان شہر میں معصوم لوگوں کی جان لیتا پھر رہا ہے اور پولیس لوگوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ہے۔ انہوں نے غصے سے اخبار کو توڑ مروڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور اپنے آپریٹر کو کال کر کے کہا کہ وہ روزنامہ شام کے چیف ایڈیٹر کو کال ملائے۔ وہ اس وقت سخت غصے میں تھے۔ انہوں نے چیف ایڈیٹر کو سخت نتائج کی دھمکی دی اور کہا کہ وہ عوام میں خوف پھیلانا بند کر دے، ورنہ انہیں اس کو خاموش کروانے کے دوسرے طریقے بھی معلوم ہیں۔ چیف ایڈیٹر نے پہلے تو اپنی چرب زبانی سے انہیں رام کرنے کی کوشش کی اور پھر یہ وعدہ کر کے فون بند کر دیا کہ جب تک اس کیس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ جاتا، وہ مزید کوئی سنسنی خیز خبر اپنے اخبار میں نہیں چھاپیں گے۔ تینوں پولیس کے جوانوں کے گھر میں پہلے ہی خوف پھیلا ہوا تھا۔ اب مبشر کی فیملی بھی پریشان ہو کر ہاسپٹل میں موجود تھی۔ ڈی ایس پی صاحب بھی ہاسپٹل پہنچے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں اطلاع ملی کہ انسپکٹر مبشر کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ فوراً اس سے ملنے پہنچے تو وہ قدرے خاموش تھا۔ ڈی ایس پی صاحب نے اسے کچھ پوچھنے یا یاد دلانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ مبشر جیسا بہادر نوجوان اگر بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے تو بات یقیناً کچھ بری تھی۔ 2-3 گھنٹوں میں مبشر ہاسپٹل سے نکل کر پہلے اپنے گھر گیا
اور پھر سادہ لباس میں وہ اس پرانی بستی جا پہنچا جہاں پر اس کے اندازے کے مطابق چچا صدیق کا مکان تھا۔ وہ پوچھتا ہوا چچا صدیق کے گھر پہنچ ہی گیا، لیکن یہاں پہنچ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب چچا صدیق کے بیٹے نعیم نے اسے بتایا کہ ابا کا انتقال ہوئے تو 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے